हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 साइंस के बिहार बोर्ड स्पेशल में हम लोग देख रहे हैं आंसर क्वेश्चंस। इस चैप्टर का हम लोग सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो आइए फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का आंसर क्वेश्चन देखते हैं। इससे पीछे वाले चैप्टर्स का भी हमने आंसर क्वेश्चन करा दिया है, जो आप चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में फटाफट से बात कर लेते हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंधन से रिलेटेड सभी प्रश्नों का उत्तर। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया है, जो आपका विकल्प चुनिए प्रश्न है, यानी कि आप इसमें से ऑप्शंस चुन सकते हैं और ऑप्शन चुनने के बाद आप इसमें सही उत्तर कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि धान की फसल है। ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो ए में दिया है, यानी क में दिया है रबी फसल क्या है, क्या ये आपका खरीफ फसल है या आपका जायद फसल है, या इनमें से क और ख दोनों है। तो धान की फसल जो होती है बच्चों, वो आपका होती है खरीफ फसल। ऑप्शन यहाँ पे ख बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो रबी फसल यहाँ पे एग्जांपल में ले लिए आपका गेहूं, चना, दाल, इस चना यानी दालें जो होती हैं वो आपका रबी फसल के अंतर्गत आता है। और जायद फसल कहने का मतलब इनमें कहवा आ जाता है, चाय आ जाता है, ये सभी का जो खेती होता है वो आपका जायद फसल के अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि चना की फसल, ठीक है, चना की फसल निम्न में क्या है। ऑप्शन क की बात करें तो क में दिया खरीफ फसल, ख में दिया रबी फसल, ग में दिया जायद फसल और घ में दिया कि इनमें से कोई नहीं। अभी हमने आपको बताया था कि जो जिसकी दाल होती है वो आपका रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो चना आपका कौन से कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएगा, तो चना की जो फसल है उसको हम लोग रबी फसल कहते हैं। ऑप्शन ख यहाँ पे सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पे कि उर्वरक, ठीक है, उर्वरक क्या है। उर्वरक कहने का मतलब इस ऑप्शंस दिए गए और इनमें से पूछे गए कि उर्वरक होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया ऑप्शन ए में क्या है, कार्बनिक पदार्थ होता है, अकार्बनिक लवण होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो उर्वरक जो आपका होता है वो अकार्बनिक लवण होता है, यानी ऑप्शन ख बिल्कुल सही होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि खरपतवार हटाने को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। ऑप्शन की बात करें तो उसे जुताई कहा जाता है, सिंचाई कहा जाता है, निराई कहा जाता है, या कटाई कहा जाता है। तो खरपतवार कहने का मतलब होता है कि ऐसा मतलब अवांछनीय पौधा जो फसल उगाने के उपरांत उग जाते हैं और उसका कोई यूज नहीं होता है, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं होता है उगने का, लेकिन फिर भी वो उग जाता है। तो ऐसे जो पौधे होते हैं इनको हम लोग खरपतवार बोलते हैं। तो इसको हटाने की जो विधि है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग निराई कहते हैं, या सिंपली भाषा में आप सोहनी भी समझ सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग सोहनी या निराई भी कहते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि अनाज का भंडारण किया जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन क में दिया गया जूट के बोरों में किया जाता है, धातु के पात्रों में किया जाता है, कोठियों में किया जाता है, एफसीआई गोदामों में किया जाता है, या उपयुक्त सभी में किया जाता है। तो अनाज का भंडारण जनरली देखिए तो हम लोग पहले जूट के बोरों में रखते हैं, धातु के बने पात्र में भी रख देते हैं, जिसे हम लोग स्टील के बने होते हैं, तांबा के बने होते हैं, यानी कि अल्युमिनियम के बने होते हैं। तो इन सारे पात्रों में भी हम लोग अनाज का भंडारण करते हैं, अनाज को रखते हैं। कोठियों में भी रखते हैं हम लोग, एफसीआई गोदाम में भी रखा जाता है। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी में अनाज का भंडारण किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न हम लोगों का है वो खाली स्थान की पूर्ति करने वाला है। ऑप्शंस यहाँ पे आपको नहीं दिए हुए रहेंगे, आपको खुद से जब आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आप इस चैप्टर को पढ़ते हुए इसका आपको आंसर भरना है। यहाँ पे जैसे आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो मिट्टी की उलटने पलटने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग जुताई कहते हैं, ठीक है। क्या उसे बोलते हैं, जुताई बोलते हैं, या इनका जुताई को आप एक और पलटन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जुताई यहाँ पे सटीक आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि खाद खाली जगह पदार्थों का मिश्रण है। तो जो खाद होता है बच्चों वो आपका अकार्बनिक पदार्थों का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो यहाँ पे आप क्या भर दोगे, अकार्बनिक, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं खाद रासायनिक,
ठीक है, क्या लिखोगे? खाद रासायनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला क्वेश्चन कहता है कि धान एवं गन्ना में खाली जगह की सिंचाई की जरूरत होती है। तो धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की जरूरत होती है, इसमें ज्यादा से ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो इसमें क्या भरा जाएगा? अधिक भरा जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि केचुओं को किसानों का कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा केचुओं को किसानों का क्या कहा जाता है? मित्र कहा जाता है, तो इसमें मित्र भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका खाली जगह तंत्र है। तो ये फलदार पौधों को पानी देने का जो अच्छा तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिप सिंचाई या ड्रिप तंत्र बोलते हैं। तो इसमें क्या भरा जाएगा? आपका ड्रिप तंत्र। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कहता है कि कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी में आपको मिलान करना है। एक तरफ आपको कॉलम ए दिया गया है और एक तरफ आपको यहाँ पे कॉलम बी दिया गया है। तो चलिए इन दोनों को भरते हैं और देखते हैं। जैसे कि खरीफ फसल की बात करी गई है, तो खरीफ फसल इन ऑप्शंस में यानी जो कॉलम बी में दिए गए इन कॉलम बी वालों में किस में मैच करेगा? तो जो खरीफ फसल होता है उनमें आपका क्या आता है? धान आता है, मक्का आता है, तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा? सी में हो जाएगा। रबी फसल के अंतर्गत क्या होता है? तो जिसके हम लोग दालें यूज करते हैं और इस यहाँ पे आपका गेहूं भी आएगा, चना और मटर, ये सभी को हम लोग रबी फसल कहते हैं। यानी ए को आपको किसके साथ मिलाना है? सी के साथ, और दू को आपको किसके साथ मिलाना है? तो दू को आपको ई के साथ मिलाना है। अब यहाँ पे चलते हैं थ्री पे। थ्री आपका रासायनिक उर्वरक है। तो रासायनिक उर्वरक इसमें से कौन से हैं? तो आपका यूरिया है एवं सुपर फॉस्फेट है। तो तीसरा का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये हो जाएगा। चौथा कहता है कार्बनिक खाद। तो कार्बनिक खाद के अंतर्गत क्या आता है? गोबर आता है, मलमूत्र आता है एवं पादपों के अवशेष आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोर का क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी बन जाएगा। हार्वेस्टर, तो जो आपका बचा उसी को हम लोग मिला देंगे। तो हार्वेस्टर करने की जो तरीका है उसको हम लोग कहते हैं कटाई का यंत्र। तो 5 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और इस तरह आप सभी कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान कर सकते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, एक मिनट, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए इन प्रश्नों के यहाँ पे उत्तर देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चों, सिंचाई किसे कहते हैं, तो इसका सिंचाई का पहले आप डिफिनेशन दे दीजिए। तो हमने यहाँ पे दिया है कि अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। तो ये सिंचाई किसे कहते हो गया। अब इसमें कहा है कि इसकी आवश्यकता क्यों होती है, तो हमने यहाँ लिखा है कि पौधों को जीवित रहने के लिए जल की जरूरत होती है, बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है, और साथ ही पौधों को जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है वे पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं, और इन सब क्रियाओं के लिए क्या है? पेड़ पौधों की जल की आवश्यकता है, यानी सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। दोनों में आपको खाद और उर्वरक में अंतर बताना है। तो चलिए खाद और उर्वरक में उत्तर देख लेते हैं। एक तरफ हमने खाद लिखा है और दूसरे तरफ आपका क्या लिखा है? उर्वरक लिखा है। खाद में हमने पॉइंट डाला है कि जो उर्वरक में हमने पॉइंट डाला है कि उर्वरक जो होता है वो कार्बनिक लवण होता है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ होता है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है, जबकि खाद का जो खाद बनाई जाती है वो हमारे खेतों में बनाई जाती है। और भी इसके यहाँ पे डिफरेंस लिखे, अंतर लिखे हैं, जिनमें हमने बताया कि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक के पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रचुरता में होता है, जबकि खाद में पादप पोषक तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इन दोनों में हमने डिफरेंस आपको बता दिया। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि जैविक खाद से क्या लाभ है।
तो चलिए इसका भी उत्तर हम लोग देख लेते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि जैविक खाद के निम्नलिखित लाभ हैं, जिनमें हमने पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताने की कोशिश करी है। इधर लिखा है कि जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरल हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, इससे मिट्टी का जो गठन है वो सुधर जाता है। तो ये सभी जैविक खाद के लाभ हैं। इन सभी तरीकों से आप जैविक खाद जब डालते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे करते हैं। तो उत्तर में हमने लिखा है कि खेतों में फसली पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं जो कि मुख्य फसल के साथ भोजन, स्थान एवं जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करते हैं। इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। अब यहाँ पे खरपतवार नियंत्रण के तरीके की बात की गई है, तो हम लोग खरपतवार के नियंत्रण के तरीके निम्न तरीकों से कर सकते हैं। एक तो आप फसल बोने से पहले खेत को जुताई कर दीजिए ताकि जो भी आपका खरपतवार रहेगा वो सूख जाएगा। सेकंड, आप खुरपी से या हाथ से उसको सोहनी कर सकते हैं या निराई कर सकते हैं और उसे निकाल सकते हैं। और थर्ड पॉइंट में आप रसायनों का प्रयोग करिए जो खरपतवार को नाश कर दे, खरपतवार को खत्म कर दे। आप उस रसायन का भी प्रयोग कर सकते हैं खरपतवार नाशी को हटाने के लिए। तो इस तरीके से आप इन सभी क्वेश्चंस में इसका सटीक और सही उत्तर पा रहे हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और यदि आप लोग चैनल पे नए हो तो इस तरह के वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन का है कि फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। तो फसलों के उपज की सुधार हेतु निम्न प्रक्रिया करना चाहिए, जिनमें मिट्टी या खेत को ठीक तरीके से तैयार कर लेना चाहिए फसल बोने से पहले। उसमें उत्तम किस्म का बीज का चयन करने चाहिए, यानी उसमें ऐसे बीज का चयन कीजिए जिससे आपका उत्पादन 4 गुना बढ़ जाए। समय से आपको बुआई करना है, न कि आप समय को पार हो जाने के बाद बुआई करेंगे तो आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। फिर उसके बाद सिंचाई की सुविधा आपको करना है, समय समय पर सिंचाई करना है ताकि पौधों में कोई सिंचाई से रिलेटेड कमी ना आए, जिससे उनका वृद्धि ना रुके। फिर उसके बाद आपको जैविक खाद का अधिक से अधिक प्रयोग करना है ताकि आपके जो जमीन है उनमें उर्वरा शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाए और उपजने की जो क्षमता है वो 4 गुना से ज़्यादा बढ़ जाए। फिर उसके बाद आप वैज्ञानिक पद्धति से खेती कर सकते हैं और साथ में आप केचुए का प्रयोग करेंगे तो इन सब तरीकों से आपका जो उत्पादन है उसमें आप वृद्धि कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है। तो उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है कि केचुए किसानों का मित्र होते हैं क्योंकि केचुए भोजन के रूप में मिट्टी को ग्रहण करता है और उसमें रासायनिक अधिकता को कम कर मल के रूप में बाहर निकाल देता है। निश्चित भूभाग में निश्चित मात्रा में केचुओं को डालकर उससे उर्वरा शक्ति को वापस लाया जा सकता है, जो बहुत कम लागत में उपलब्ध कराया जा सकता है। इन सभी कारणों से केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। और यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन समाप्त होता है। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उन लोगों के पास भी प्रश्न उत्तर का वीडियो पहुंच सके। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।